नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। इस समय यूपी की सियासत में ही नहीं बल्कि देश की सियासत में एक बड़ा मुद्दा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का। करीब करीब 7 जून को यह मामला जब पब्लिक डोमेन में आया, उससे लेकर के आज की तारीख में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चंपत राय जो कि अब महासचिव नहीं है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और एक उस चिट्ठी का मूल सार ये है कि उन्होंने कहा कि आपदा के समय में धर्म, मित्र, धैर्य और नारी की परीक्षा होती है। इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूपी की सियासत पर गहराई से नज़र रखने वाले 2 वरिष्ठ मेहमान हैं, शरद प्रधान जी और सुनील शुक्ला जी। आप दोनों लोगों का स्वागत है। शरद जी, पहला सवाल तो यही है कि चंपत राय 6 जून के आसपास वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। 7 को अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, उसके बाद स्थिति परिस्थिति बदलती है। बिन एफआईआर एसआईटी भी बन जाती है, उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट भी आती है। उसके बाद ट्रस्ट से वो मतलब जो इस्तीफा दिया उसको स्वीकार भी कर लिया जाता है। और उसके बाद अब उनकी एक चिट्ठी जो एक्स पर उन्होंने लिखी है और उसमें रामायण रामचरितमानस की ये चौपाई का जिक्र किया है। तो आखिर सबसे पहले तो यही बताइए कि इस चौपाई का आशय क्या है? मतलब क्या है? देखिए, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है। चंपत राय की नजर में कुछ नहीं हुआ, सही कहा है उन्होंने, क्योंकि उस चोरी तो बड़ी नॉर्मल चीज थी वहां पे। तो उसको कैसे कहते हैं कि कुछ हुआ है? चोरी उनके संरक्षण में चल रही थी, इतने चोरी नहीं, लूट। तो वो बेचारे कैसे कह देते हैं? सीधे साधे आदमी हैं, आप जानते हैं, आंख में पट्टी बंधे रहती है उनके, और मुंह में जुबान केवल एक चीज के लिए रहती है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी एरोगेंस दिखाने के लिए। तो कहां से उनको लगेगा कुछ गड़बड़ हो रहा है? चोरी को वो आम रूटीन चीज समझते थे, इसलिए उन्होंने ये कहा होगा। और उनके संरक्षण में हो रही थी ये बात, मैं बिल्कुल पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जिस तरीके का उनका आचरण रहा है और जिस तरीके से उन्हीं के अपॉइंट किए लोग, उन्हीं द्वारा रेकमेंड किए गए लोग इस पैसे के गिनने में, के कार्य में लगाए गए थे, तो भैया उसके बाद क्या, ये तो तरीका निकालेगा। क्योंकि चंपत राय को तो बाकायदा हाथ से पकड़ करके लाए थे, जैसे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे वो राम को लाए थे। आपको याद होगा, एक 5 साल के बालक को लेकर पोस्टर्स दिखा रहे थे कि ये लाए हैं राम को। उन्होंने बालक को, न्यू बॉर्न राम को भी 5 साल का बना दिया। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, वरना राम लला 5 साल के नहीं हो सकते थे। वो मोदी जी ने बनाया, काले रंग के राम उन्होंने बनाए। तो उन्होंने ही चंपत राय को लाए, जिससे कि वो चंपत होकर के चले जाएं और इल्जाम छोटे भाइयों पे लगा दिया जाए। ये बिल्कुल वही है, बड़ी मछली छोटी मछली को स्वाहा करा करके अपना ऐश कर रही है। आप सोचिए, इतना बड़ा कांड, जरा सा कुछ होता है तो प्रधानमंत्री के मन की बात निकल आती है। ये बताता है, उनकी साइलेंस ये बताती है कि उनके मन में भी राम नहीं है। नहीं तो मन की बात में तो कहीं आता ना, इतनी बड़ी चोरी। ये दर्शाता है कि उनके दिल में राम के लिए कोई आस्था नहीं है। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं, मोदी और उनके उस लेवल के लोगों की। इन तो शरद जी कहीं चंपत राय ऐसा तो बड़ी मामूली सी कड़ी है। चंपत राय को उन्होंने अपॉइंट ही किया गया था। अब ये था कि जब मोदी जी ने अपॉइंट किया है तो वो चोर कैसे हो सकता है, वो डकैत कैसे हो सकता है? ये वैसे ही है, कई साल पहले एक मर्डर हुआ था दिल्ली में, जेसिका लाल, और उसके जब फाइनली उसके जितने भी अक्यूज थे सब छूट गए, सब बरी हो गए। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बड़ी अच्छी हेडलाइन लगाई, नो वन किल्ड जेसिका लाल। मर्डर हो गया लेकिन नो वन किल्ड। तो ऐसे ही यहां है, लूट हो गई लेकिन लुटेरा कोई नहीं, क्योंकि हम लुटेरों का संरक्षण करते हैं। और उसमें जो सबसे बड़े, जो अब तो मजे की बात है कि आरएसएस वाले, आज मैंने देखा कुछ आरएसएस के हार्डकोर सपोर्टर, बीजेपी के हार्डकोर सपोर्टर, वो चंपत राय के बारे में सारा खुलासा कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा हुआ है, कम से कम कुछ लोगों में, उनमें वो जागी है, उनमें से अंदर से कुछ चिंगारी कि भाई कभी कभी सच भी बोलना चाहिए। वैसे आरएसएस के पूरी सिस्टम में सच का कोई रिवाज नहीं है। झूठ का नैरेटिव सेट करना और झूठ के बेसिस पे जिसको चाहो उसको बचाना। इस केस में बड़ा क्लियर था, जिस दिन एसआईटी बनी थी उसी दिन से हम कह रहे हैं कि ये आई वॉश है, ये लोगों को के साथ छलावा है और इसमें कुछ नहीं होगा। इसका पूरा उद्देश्य ये है, चंपत राय को और उनके चमचों को कैसे बचाना है। ये योगी आदित्यनाथ जरूर इस बात के खिलाफ थे, वो चाहते थे कि चंपत राय को सजा मिले, क्योंकि
उन्हें यकीन था वही बात का जो हम सब मानते हैं। और लेकिन इसमें योगी जी ने इसीलिए एसआईटी बनाई थी कि सोच करके एसआईटी तो इसलिए बनाई जाती है कि अपने हिसाब से जो भी रिपोर्ट कर लो, वरना इतने बड़े डाके में एसआईटी नहीं होती। मैंने नहीं देखा, मुझे 48 साल हो गए जर्नलिज्म में, और बहुत सारी एसआईटीज देखी मैंने, ये वन मैन कमीशन, जुडिशियल कमीशन देखे हैं। ये केवल इसलिए बनाए जाते हैं कि अपने बंदे को अपॉइंट करना है और उसको अपने हिसाब से उसकी रिपोर्ट बनवानी है। लेकिन इसमें योगी जी के बस में नहीं रह पाया क्योंकि दिल्ली ने कंट्रोल ले लिया। अब उन अफसरों की दुविधा ये है कि वो योगी की सुने कि मोदी की सुने। लेकिन ये इसी समय स्पष्ट है आज की डेट में कि सबने हाईएस्ट लेवल पे मिल करके जो मेन किंग पिन था इस लूट का, उसको बचा लिया और उसके साथ के चमचों को बचा लिया। होसबले तो साहब के बारे में भी कहा जाता है कि गोपाल राव को उन्होंने बचा लिया, अनिल मिश्रा और इनको दिल्ली वालों ने बचा लिया। तो बड़ा खेल है। अच्छा, यहीं पर हम लाते हैं सुनील शुक्ला जी को। शुक्ला जी, गोविंद गिरी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि के पराशरन का जिक्र किया, और उसमें कहा कि उन्होंने कहा ही कि ट्रस्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें साफ था कि इस्तीफा मतलब अनाउंस करने का मतलब ये है कि ऑटो मोड में जाके एक्सेप्ट हो जाना। तो उस दिन फॉर्मली उन्होंने मतलब उसको मान लिया कि भाई अब ये लोग हिस्सा नहीं है। लेकिन गोविंद गिरी जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई मेरा कोई भूमिका नहीं है, मैं सिग्नेटरी नहीं हूँ, मैं रहता भी नहीं हूँ, तो कुल मिला करके कि वो अपने आप को खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं कि इस पूरे इंटायर एपिसोड में वो एकदम बेदाग हैं, मतलब उनके ऊपर कोई दाग उंगली ना उठाए। धन्यवाद ललित जी। सवाल है कि गोविंद गिरी जी अगर किसी काम में शामिल नहीं थे तो किस बात के कोषाध्यक्ष है? तो फिर तो उनको उस पद पर रहना भी नहीं चाहिए। एक संत है, वो त्यागी संत और धार्मिक व्यक्ति तो त्यागी होता है। अगर आपकी कोई भूमिका उस ट्रस्ट में नहीं है या जिस पद पे आप नियुक्त किए गए हैं, अगर उस पद में का दायित्व का निर्वहन करने के लिए आपके पास अवसर नहीं है, तो उस पद पर रहने की आवश्यकता क्या? ट्रस्ट में क्यों है आप ट्रस्ट से अलग हो जाइए। गोविंद गिरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ललित जी। आप याद कीजिए प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के चित्र, 5 लोग मौजूद थे केवल मंच पर। प्रधानमंत्री मोदी जी, सरसंघ संचालक मोहन भागवत जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, उसमें से एक शामिल थे गोविंद गिरी जी। ऐसा नहीं है कि वो सामान्य व्यक्ति हैं वो। और आज आप कह रहे हैं कि साहब हमारी तो कोई भूमिका ही नहीं थी। ठीक है, हो सकता है कि ट्रस्ट के लोग आपको कोई भूमिका न देते हो। मैं नहीं कहता कि नहीं, आपके पास क्योंकि पद था तो आप करते ही होंगे, तो आप बाकायदे अलग हो जाते। और अगर आपकी कोई भूमिका नहीं थी, किसी तरह से आपको काम नहीं करने दिया जा रहा था, तो आपके ट्रस्ट से बने रहने का कोई औचित्य भी नहीं था। इतनी बड़ी घटना हो गई, इस घटना के बाद भी आप चुप हैं। अतीत में तो आपने कोई काम किया नहीं, आप स्वयं कर रहे हैं। और जब इतनी बड़ी घटना सामने आ गई, तब आपकी कौन सी भूमिका है? तब आप चंपत राय के लिए आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि उनका अभिनंदन किया गया, उनके त्याग और तपस्या का सम्मान किया गया, किया जाना चाहिए। फिर आप काम कर नहीं रहे थे, चंपत राय जी जिम्मेदारी निर्वाह कर रहे थे, तो अभिनंदन के पात्र हो गए। तो फिर ये घटना किसके की अनदेखी का परिणाम है? या ट्रस्ट में कोई काम ही नहीं कर रहा था, फिर ट्रस्ट भंग। अब मांग कीजिए कि साहब जो ट्रस्ट था वो इफेक्टिव नहीं था, इसको भंग कर दिया जाए और नया सिस्टम डेवलप किया जाए। आप ये सुझाव दे दीजिए। भाई अगर आप नहीं जिम्मेदार हैं तो चंपत राय जिम्मेदार हैं, अनिल मिश्रा जिम्मेदार हैं, अध्यक्ष जी में कोई तो जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा? किसी की जिम्मेदारी दी जाएगी नहीं दी जाएगी? या सुनील जी, अभी अभी तक का पूरा जो प्रकरण है कि 8 की गिरफ्तारी करके, और जो मुख्य मुख्य लोग हैं, चाहे गोपाल राव, चाहे चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद गिरी के हिसाब से तो चंपत राय मतलब डाका किसी का नाम तो, मैं कह रहा हूं किसी का नाम तो लीजिए आप। नहीं, उन्होंने तो कहा कि ये कम से कम डाका लूट नहीं कर सकते, असावधानी हो गई। मतलब है कि इतना कन्विक्शन उनका स्ट्रांग है कि वो ये मान के चल दिए कि चंपत राय से किसी भी तरह की चपत नहीं लग सकती। ये है कि ये सारी चीजें जो है वो असावधानी बस, वो भरोसे, किसकी मतलब मैं उनके सभी शब्दावली से मैं इत्तेफाक रखता हूं। चलिए, तो यह असावधानी किस स्तर पे हुई, किसने की, कौन व्यक्ति जिम्मेदार है? मैं मान लिया असावधानी हुई, असावधानी किससे हुई? और आप सवाल इस बात का है कि मान लीजिए कि ये जो लोगों ने दान किया उसमें हेरा फेरी आपने असावधानी कर दिया,
2021 में आरोप लगे थे, पहली बार 5 साल पहले, ठीक 5 साल पहले, कि जमीन के खरीद फरोख्त में घपले किए जा रहे हैं। तब क्या हुआ था? वो भी असावधानी थी। और अगर असावधानी थी तो किसकी असावधानी थी वो? उसके पहले 1989 में गोविंद गिरी जी अच्छी तरह से परिचित, वाकिफ हैं। इनके जो गुरुदेव थे संघमित्रा जी, वो भी अच्छी तरह से परिचित हैं। जब 89 में आरोप लगाया गया था कि शिला पूजन के दौरान जो चंद्र एकत्रित किए गए उसमें घपले हुए, तब कहा थे गोविंद गिरी जी? उस समय किसकी असावधानी थी वो? सिलसिलेवार क्रम से आप देखिए तो मंदिर के बनने के बाद और मंदिर बनने के पहले और आंदोलन के दौरान लगातार चंदे, दान और जमीन की खरीद फरोख्त के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, सब में पारदर्शिता की कमी रही। लोग आरोप लगाते रहे, किसी ने कान नहीं दिया। आप चंपत राय को बात करने का लहजा कभी आप देखे हो तो आपको याद होगा क्या एरोगेंसी इनकी रही है, किस तरीके से पत्रकारों से बात करते थे, किस तरह से अपने लोगों से बात करते थे। ये इनके मंदिर परिसर में इनके चलने का तरीका देखिए आप चंपत राय की, जैसे कोई अपनी रियासत में घूम रहे हो। कहीं विनम्रता, सेवा, सहयोग, योगदान, इन शब्दों की अभिव्यक्ति होती थी क्या? सवाल इस बात का है कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई तो कोई ना कोई व्यक्ति जिम्मेदार है। इसमें केवल वो लोग जिम्मेदार नहीं होते, इसमें केवल वो लोग जिम्मेदार नहीं होते जो पैसा अपनी जेब में डाल के ले गए, किनकी वजह से लेके गए, किनके सुपरविजन में कमी थी, किन लोगों ने उनकी भर्तियां की, कौन लोग देख रेख कर रहे थे, पैसे की गणना की व्यवस्था किसने की थी, पैसा किस तरह से बैंक में जाता था, किस स्तर पर यह पैसे की चोरी हुई, ये तमाम पक्ष है इसके। यहाँ पे शरद जी, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से मतलब चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि 16 करोड़ कुंभ के मेले के दौरान कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कि 16 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था, और उन्होंने एक कैलकुलेशन रफ फिगर में बोला जो है कि इसके हिसाब से 20 रुपए के हिसाब से कुछ या 200 रुपए के हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि 3200 करोड़ का अनुमान लगाया और बोले कि 84 करोड़ रुपए की बात हुई जो है, तो 3116 करोड़ का वो सीधे तौर पे कह रहे थे कि 3116 करोड़ का जो है तो घोटाला साफ तौर पे नजर आता है। हम इससे इधर चलते हैं कि इसका जो सियासी जो मतलब है, चूंकि यूपी का इलेक्शन भी है और ये मतलब सब घटनाक्रम सामने आया, तो इससे क्या है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को क्या आपको लगता है कि राम के नाम पर जो बीजेपी उनको हमेशा कटघरे में खड़ा करती थी, अब इन दोनों दलों के पास बेहतर मौका है कि राम के नाम पर इनको कटघरे में खड़ा करें? बिल्कुल, बिल्कुल यही हो रहा है और अच्छा है कि कटघरे में इनको खड़ा तो किया गया। हालाँकि इनको बचाने वाले इतने सारे लोग हैं कि जो अभी तक ये कहानी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चंपत राय, बेचारे चंपत राय, उनसे ज़्यादा साफ-सुथरा राजा हरिश्चंद्र भी नहीं थे। और ये क्या करेंगे? आर्गुमेंट क्या देख सुनिए ज़रा क्या-क्या देते हैं। एक दिन किसी प्रोग्राम में वो एक आरएसएस के प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि साहब उनसे आप क्या एक्सपेक्ट, वो तो शादीशुदा भी नहीं है और उनके कोई आगे-पीछे नहीं है, तो वो काहे को चोरी करेंगे? ये बड़ा बड़ा विचित्र आर्गुमेंट है। तो मैंने उनसे फौरन पलट के कहा, हमने कहा कि असल में ये मानसिकता आप लोगों की, आरएसएस वालों की होगी, क्योंकि आप महिला को बड़ा बुरा मानते हैं, महिला को आप नीचे जो देखते हैं, नीचा दिखाते हैं। तो आप ये बताने का आपका तात्पर्य ये है कि शादी के बाद आदमी करप्ट हो जाता है। इसीलिए आपके यहाँ भी जो बहुत ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपनी बीवी को छोड़ चुके हैं। इसीलिए शायद छोड़ा हो कि मैं बेईमान हो जाऊँगा। और बेईमानों को छोड़ने में वो सबसे आगे रहते हैं। तो ये क्राइटेरिया कृपया करके हमको लॉजिक ये मत समझाइए। ये महा बेवकूफ़ी की और गलत लॉजिक है। चंपत राय को डिफेंड करने के लिए नृपेंद्र मिश्रा, जो कि प्राइम मिनिस्टर के सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर रहे, आईएएस रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, यूपी कैडर के हैं। जब वो थे सर्विस में, हम उनको बड़ा बड़ा अच्छा मानते थे। यूपी कैडर के हैं तो इसलिए जानते थे। वो मुलायम सिंह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे जब वो मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, और जब ये गोली चली थी अयोध्या में। मुलायम को इल्ज़ाम दिया जाता है नृपेंद्र मिश्रा क्या, तो वो तो क्या करते हैं, वो तो आँख में पट्टी बाँधे रहते हैं, दस्तखत खाली करते हैं, अंगूठा लगा देते हैं। तो उस टाइम भी अंगूठा लगाया था और अभी भी जब चोरी हो रही है, तब भी वो अंगूठा लगा रहे हैं। क्योंकि पहले रोज़ उनसे जब सवाल पूछा गया था, उन्होंने ये साफ-साफ कह दिया कि मेरा कोई लेना-देना नहीं है मंदिर के ट्रस्ट से, क्योंकि मैं तो कंस्ट्रक्शन कमेटी का अध्यक्ष हूँ। कहने का तात्पर्य उनका शायद ये था कि मैं सीधे देख रहा था, दाएँ-बाएँ चोरी लूट हो रही थी, तो मैं कैसे देख लूँ, मैं तो सीधा-साधा आदमी हूँ। सब सीधे-साधे लोग हैं बेचारे। नृपेंद्र मिश्रा ने तीसरे दिन उसके
बाकायदा प्रेस के सामने कहा, जब ये जाहिर है कहीं से कहा गया होगा उनको, चंपत राय की मैं गारंटी ले सकता हूं। अंग्रेजी का उनका जुमला ये था कि आई कैन वाउच फॉर चंपत राय, नॉट एनीबडी एल्स। अब सोचिए, चंपत राय के लिए सर्टिफिकेट प्राइम मिनिस्टर का आदमी भी दे रहा है, चंपत राय के लिए सर्टिफिकेट पूरी आरएसएस लगी हुई है देने में, पूरी बीजेपी लगी हुई है, और चंपत राय साफ सफाई से किनारे निकल गए। और जो उनका इस्तीफा का की बात है, इस्तीफा तो कई दिन पहले दिया था, इस मीटिंग में इस्तीफा एक्सेप्ट होने की बात नहीं थी। ये लग रहा था कि कोई एक्शन होगा। क्या किया? और उसके लिए गिरी साहब ने कोट किया के पराशरन को। पराशरन साहब 92 साल के देश के बहुत ही जाने माने बड़े लॉयर रहे हैं, देश के अटॉर्नी जनरल रहे हैं 2 सरकारों के, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो बड़े इज्जतदार व्यक्ति हैं। उनको कोट करके, अब उन्होंने क्या बोला नहीं पता, वो तो ऑनलाइन आए थे, जुड़े थे मीटिंग में, और उन्होंने कहा कि उन्होंने समझाया है पराशरन साहब ने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस ट्रस्ट का, जो हमने और आपने किसी ने नहीं देखा है, पता नहीं ट्रस्ट वालों ने किसने देखा है, और चंपत राय के कितनी समझ में आया होगा वो जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसमें उसके हिसाब से आपको किसी के रेजिग्नेशन का ना एक्सेप्टेंस करने की जरूरत है, ना रिफ्यूजल करने की जरूरत है। वो सुओ मोटो, यानी कि स्वतः मान लिया जाता है कि वो एक्सेप्टेड है। तो कोई फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन नहीं हुई है। अब सोचिए किस तरीके से उनको क्या क्या करके बचाया जा रहा है। अनिल मिश्रा के लिए भी कह दिया। गोपाल राव, क्योंकि होसबले साहब के आदमी हैं, ये पता नहीं वही व्यक्ति है क्या जो बैग लेकर के जाते थे ट्रेन से और बैंगलोर से लौटते थे हवाई जहाज में। 50 ट्रिप लगाए उन्होंने, थैले पता नहीं बेचारे। अब अगर ज्यादा सामान, ऐसा सामान हो ना जो पकड़ा जा सकता है, नोट वोट का बड़ा मुश्किल होता है कि नोट अगर आप फ्लाइट में ले जा रहे हैं तो पूछेगा आप इतने सारे नोट कहाँ से लाए। तो ट्रेन में ले जाइए, कोई आजकल देखता बालता नहीं अपना, और लौट आए प्लेन से। तो कितना बिजी बिजी व्यक्ति थे वो, काम करते थे बहुत पूरा, सारे लोग मिल करके एक ही काम करते थे, मंदिर रामचंद्र जी के नाम पे कैसे लूट मचानी है। पहले तो वोट की लूट करी, अब नोट की लूट करते रहे, उसमें सब शामिल है। तो आप देखिए ना, पूरा सिस्टम बनाया गया हाउ टू प्रोटेक्ट द रियल कल्प्रिट्स, डकैतों को कैसे बचाया जाए। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि किसी को सजा देनी है क्योंकि राम के नाम पे इन्होंने लूट करी है। इनके लिए बड़ी रूटीन सी चीज है राम के नाम की लूट। अच्छा, मोदी जी तो वैसे भी थोड़े हो सकता है राम से नाराज हों, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद 2024 के चुनाव में उनकी 30 सीटें कम हो गई यूपी में। वो भी नाराज होंगे कि क्या फायदा भाई, हम तुमको लेके आए, राम को यही कहते होंगे वो, हम तुमको लेके आए और तुमने हमें क्या दिया। तो उनकी नाराजगी जायज है राम से। श्रद्धा वृद्धा नाम की चीज इस लेवल पे नहीं होती है। जहां पैसे का खेल हो वहां श्रद्धा वृद्धा ताक पे रख दे। मेरी समझ सिर्फ ये बताती है। सुनील जी, सबसे बड़ी बात है कि फिर आते हैं चंपत राय की उसी चौपाई पर। वो इमोशनल आउटबर्स्ट उनका है, डर है या धमकी है? सवाल इस बात का है कि चंपत राजू को किसी बात का डर नहीं है। हाँ, चंपत राजू को पता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी होती तो गिरी साहब जो है, गोविंद गिरी जी, उनका नागरिक, उनका अभिनंदन नहीं कर रहे होते, हाँ, हाँ, हाँ। उनका यशोगान नहीं हो रहा होता, उनके त्याग और तपस्या, बलिदान, सादगी का उल्लेख नहीं हो रहा होता, उनके खिलाफ अब तक एफआईआर हो चुका होता। तो ये उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करेगी, एफआईआर में उनका नाम भी नहीं आएगा। एसआईटी की जो प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई है, डर का जो एंगल है उसको आप खारिज करते हैं। अब दो चीज बचा जो है कि इमोशनल आउटबर्स्ट है, या जो दूसरी चीज मैं कह रहा था कि इमोशनल आउटबर्स्ट के साथ साथ जो है कहीं ब्लैकमेलिंग हो गई या धमकी हो गई, जैसे समझ लीजिए। नहीं नहीं, ब्लैकमेलिंग किसकी करेगी, कौन करेगा, किसके सवाल इस बात नहीं। उन्होंने बोला कि मित्र जो है उसमें हाँ, धैर्य धर्म मित्र। अब नारी का तो इसलिए हो जाता है कि वो शादीशुदा है ही नहीं। अब वो सवाल धैर्य धर्म मित्र ही बचा, तो सवाल कौन से सवाल मित्र? एक, मेरे धैर्य उनके पास है, मित्रता उनके पास है, सब कुछ उन्हीं के पास तो है। इतने सालों तक, ईमानदारी, इतने साल, ईमानदारी भी उन्हीं के किसकी, पास है। सब कुछ उन्हीं के पास है। और ये उनको ये पता है
अगर उन्होंने क्यों प्रारंभिक रिपोर्ट जारी होने में एक चिट्ठी वायरल हो रही, पता नहीं गलत है या सही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि रुपए गिनने की जो व्यवस्था की गई थी उससे मैं परिचित नहीं हूं, उसमें मेरी सहमति नहीं है। अगर जो सहमति 25 में नहीं है तो फिर जो 2024 वाले में थी, वो ये कह रहे हैं कि 2024 में जो इसमें जो प्रक्रिया बनाई गई थी उससे में सही सहमति थी। 2025 में जो हर साल बदलती थी गिनती, हाँ। नए नए तरीके ढूंढते होंगे कैसे पकड़े ना जाए। उससे सहमत तो नहीं सवाल थे। है कि सवाल इस बात का है कि अगर जिस प्रक्रिया से आप सहमत नहीं थे उसको चलने क्यों दिया आपने? लेकर दिया आप बिल्कुल। महासचिव हैं, आपने क्यों चलने दिया? नहीं, ये आपने तो कहा कि उस जैसे कि सहमति सरोज पत्र जी पर हाँ, बैंक और अनिल मिश्रा के जेसिका हस्ताक्षर मर्डर थे। जेसिका हाँ। मर्डर का केस का जिक्र करते बोला कि नो वन किल्ड जेसिका, तो कुछ बात वही हो गई। गोविंद गिरी कहे कि भाई हमसे कोई मतलब ही नहीं है, वो कहे हमसे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब किसी किसी को से होगा, कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद वो निपेन मिश्रा को भी कोई मतलब नहीं है, सवाल किसी है को कोई कि मतलब है नहीं। कि और, हमको तो और खाली नहीं मोदी जी तो और रहते नहीं है भारत में, तो उनको पता है उन्हें क्या विचारों की फिक्र होगी। जो अभी कहा शरद जी ने कि नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि मैं निर्माण समिति का संयोजक था, तो निर्माण के ऊपर भी 40% कमीशन के आरोप लगे हैं। तो उसके लिए भी निर्माण ढूंढ में भी लेंगे, 40 उसके लिए भी कोई टिन्नू यादव और वो आशीष कौन शुक्ला, वो ढूंढ लेंगे, उनको ढूंढ नहीं, लेंगे। और ये और, बड़े और लोग आरोप चोरी नहीं लगाने वाला करते, कौन है? बड़े लोग आरोप चोरी लगाने नहीं वाला करते। कोई आरोप लगाने वाला कोई संजय सिंह, कोई पवन पांडे नहीं है। आरोप हाँ, लगाने वाले दीनानाथ वर्मा हैं, जो वहां के इंजीनियर हैं थे, इंजीनियर। और वो भी संघ के व्यक्ति हैं। जो हाँ, पूरे के पूरे परिसर में काम करने वाला एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो संघ की पृष्ठभूमि का न हो। आप सड़क से किसी व्यक्ति को लेकर के नहीं आए, यूं ही चलते आपने विज्ञापन दिया, जिसने अप्लाई कर दिया उसको आपने भर्ती कर दी। आपने जिन जिन लोगों को रखा, आपने जो रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव है, वह प्रशिक्षित कार्यकर्ता है संघ का। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संघ की पृष्ठभूमि का ना हो। एक माने संयोगवश भी आप नहीं कर सकते हैं कि फला व्यक्ति है जो सामान्य पृष्ठभूमि से आया हो। कैसे कर दिया आपने भाई? और दूसरी चीज आप हमेशा ये दावा करते रहे हैं, और चोरी तो अब साबित हो रही है ना, आपने स्वीकार भी कर लिया। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ये चोरी नहीं डकैती है। मुकुंद गिरी ने कहा ये जो चोरी हुई है इससे वेदना हुई है, उनको बड़ी पीड़ा पहुंची है। जो लोग दोषी हैं उनको दंडित किया जाएगा। दोषी कौन है वो पहचान नहीं कर पा रहे हैं। एसआईटी की बात लगातार कर रहे हैं। इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में एसआईटी क्यों बनेगी? और अगर बनेगी, बनती है, सर्वोच्च न्यायालय बनाता है, उच्च न्यायालय बनाता है, बिल्कुल बनती है, लेकिन उसमें होते कौन लोग हैं? उसमें इसरो के वैज्ञानिक को रख दीजिए और कहीं साहब इसरो का व्यक्ति जांच कर रहा है, अरे उससे क्या लेना लेना उससे? भाई जांच करने का काम तो पुलिस करती है। आपराधिक गतिविधियों की जांच करने का अलग विभाग है। अब नहीं तो आप उसको एसआईटी ने तो बड़े लेवल का आईपीएस अफसर तो रख ही रखा है उन्होंने। भाई तो उसमें तो आपने 3 लोग जो मेंबर हैं सोसाइटी के, उसमें दो आईएएस अफसर हैं। उसमें भी एक आईएएस अफसर ऐसा है जिसके खिलाफ पहले से ही जांच चल रही है, न्यायिक जांच चल रही है। जब इलाहाबाद डिवीजन के कमिश्नर थे और भगदड़ हुई थी 2025 में इलाहाबाद कुंभ मेले में, उनके खिलाफ कुछ जांच चल रही है। क्या मतलब है उसका? मतलब दूसरी चीज, कहने का आप ये कहना जिसको चाहते हैं होना कि चाहिए था इस जांच में नहीं है। देखिए इस जांच में क्योंकि पैसा कई हैंड्स में मूव किया, कि हमने आपको दिया, आपने इनको दिया, उन्होंने किसी और को दिया, यानी कि खरीद फरोख्त जब होती जमीन की इस तरह से हुई। ये काम है ईडी का, ये पुलिस के बस का नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल सर्विस वाले का बस का नहीं है, ना ही किसी आईएएस ऑफिसर का। वैसे तो बड़ी तेज अब ईडी करी जाती है जांच, लेकिन अब मेरे समझ में आया कि ईडी की जांच केवल उसके लिए आपको विपक्ष का नेता होना जरूरी है, मतलब प्राइमरी इसीलिए कंडीशन ईडी विपक्ष का नेता। विपक्ष होना नहीं चाहिए। नहीं, अरे सवाल है, आप जमीन की खरीद में घपले किए गए हैं, इसमें तो किसी को जांच करने की जरूरत नहीं है। भाई ललित जी ने एक जमीन खरीदी 1 घंटा पहले, 1 घंटा के बाद उसी जमीन को उन्होंने ट्रस्ट को बेच दिया। खरीदी 2 करोड़ में, बेचा 18 करोड़ में, ये तो रिकॉर्ड पर है। इसमें किसको बुलाना है? जो 2021 से लेकर के मंदिर निर्माण शुरू होने और खत्म होने तक और आज भी जो ट्रस्ट के लोगों ने जमीनें खरीदी हैं, उस खरीद फरोख्त का इतिहास आप सामने कर दीजिए सबके कि साहब ये देखिए इस तारीख को रजिस्ट्री अपने आप आ जाएगा। वो इसमें किसी भी विषय को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्री विभाग का जो रजिस्ट्रार है उसके सामने आप बैठ करके सभी करते कि ये सब आप लोग बांट लीजिए। क्यों नहीं बात करते हैं आप? ये पारदर्शी तरीके से आप क्यों नहीं बात करते हैं? आपके पास सीसीटीवी कैमरा है,
जो व्यक्ति उसमें पैसा डाल रहा है, आप उसकी गिनती कर सकते हैं कि कौन को कितने व्यक्तियों ने आज दान पत्र में दान किया है। कोई भी दान पत्र ऐसा नहीं जो सीसी कैमरा का फुटेज, सीसी कैमरे का फुटेज तो महीनों का डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने गायब कर दिया। और दूसरी चीज, आप सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब कर रहे हैं भाई? सीसीटीवी फुटेज आप जीवन पर्यंत रखिए, कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? सवाल है, आपको इतने बड़ी चिप तो चाहिए रखने के लिए। कोई आपको कोई रामलीला मैदान नहीं चाहिए ना। आखिरी सर जी सवाल है कि इसका जो एक पॉलिटिकल जो फॉलोआउट है यूपी इलेक्शन के मद्देनजर, इसमें ललित जी आपकी आवाज बहुत धीमी है, आपकी आवाज बहुत धीमी है, सुनने में हम लोग बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। हो सकता है थोड़ा सा टेक का वो इशू हो। शरद जी, इसका जो मतलब पॉलिटिकल गुड़ागड़ित है 2027 के चुनाव के मद्देनजर, उसको आप कैसे देखते हैं कि मतलब ये किसको बेनिफिट करेगा, किसको नुकसान करेगा? देखिए, जिस तरह की सिचुएशन आज है, इसमें निश्चित रूप से इसका अगर आज इलेक्शन हो जाए तो भाजपा को इसका खामियाजा अच्छी तरह से भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी समय है, जैसे बीच में चर्चा थी कि शायद इलेक्शन जल्दी हो जाए, अब ये इलेक्शन डिले कर सकते हैं, जल्दी नहीं कराएंगे, क्योंकि इनको अब इस मामले का पूरा ये जो इसके ऊपर जो गुस्सा है लोगों का, उसको ठंडा होने देना चाहता है। और फिर भाजपा और आरएसएस जिस काम में महारत हासिल है उनको, कि किसी के ऊपर डीकरा फोड़ना, अटेंशन डाइवर्ट करना, इस इश्यूज को किनारे रख देना, उसमें वो एक्सपर्ट है। वो काम उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया। जब परसों नरसों उन्होंने पहली बार ये जोड़ने का प्रयास किया, टिन्नू यादव जो कि इनका चंपत राय का ड्राइवर है और बड़ा करीबी माना जाता है, उनको बहुत से और से मामलों में भी करीब बताया गया, वो उनके पर्सनल लाइफ से भी। और झूठ कहां तक ले जा सकते हैं? पहले तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि केवल क्योंकि वो यादव है तो हर यादव को जोड़ दो अखिलेश यादव से, और ये चोर पकड़ा गया तो निश्चित रूप से जोड़ दो। और उससे जोड़ने के बाद में समझ में आया कि उनका मकसद ये नहीं था, कि उनका एक छूट छोड़ दिया कि 980 बार अखिलेश यादव ने बात करी टिन्नू यादव से। अब हमारे आपके पास किसी के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ये कंफर्म करने के लिए कि एक बार बात करी या आधी बार बात भी नहीं करी और या 980 बार बात करी ये। लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव को और उनकी पार्टी को एंगेज कर दिया था। अब वो सारे टाइम वो उनका समय इसमें जाएगा बताने में कि नहीं साहब ये झूठ है, नहीं झूठ है, वही तो वो चाहते हैं और वो कर लिया उन्होंने, सक्सीड कर गए। इसी तरीके से और भी मामलों में वो अभी समय है ना, आप देखिएगा क्या क्या शगुफा छोड़ा जाता। इतनी बड़ा इंसिडेंट हो गया अयोध्या के मंदिर से, उस अयोध्या के मंदिर जिसकी वजह से मोदी वहां शिखर पे बैठे हुए, एक शब्द नहीं निकला मुंह से। ये सब चीजें केवल ये बताती हैं कि किस तरह का डिजाइन है। तो चुनाव आते तक ये विपक्ष पे डिपेंड करेगा कि विपक्ष इस पे फोकस रहने देता है या बीजेपी का जो डाइवर्जन टैक्टिक्स है उसका शिकार बन जाता है। तो आपने क्या ये मतलब ये अधिकार खाली बीजेपी और आरएसएस वालों को है कि मंदिर के बारे में बात करेंगे, इनका कॉपीराइट है। एक कॉपीराइट होता है ना, तो वो बोले कि ये तो मेरा कॉपीराइट है, आप कैसे बोल रहे हो? आपने तो गोली चलवाई थी। एक गोली वाले में मैं एक चीज और बोलूंगा ललित, आपको एक चीज जो लोग मिस कर जाते हैं, जब ये कहते हैं अक्यूज करते हैं मुलायम सिंह यादव को गोली चलवाने के लिए, तो दो बातें ये छुपा लेते हैं कि उस आदेश में श्री नृपेंद्र मिश्रा का भी रोल था। और उससे बड़ी चीज कि अगर मुलायम सिंह ने इतना बुरा काम किया था कि कार सेवकों पे गोली चला दी, 18 कार सेवक मरे, तो नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से क्यों नवाजा? ये सवाल आज तक ये विपक्ष वालों ने नहीं उठाया। क्या इसलिए? मुझे तो एक ही चीज समझ आती है, वो धन्यवाद दे रहे थे कि अच्छा हुआ आपने गोली चलवाई, अगर आपने गोली ना चलाई होती तो हम इसको आज तक मुद्दा कैसे बनाते। तो ये लीजिए आप पद्म विभूषण, आप डिजर्व करते हैं। और ना बताएं किस वजह से दिया मुलायम को पद्म विभूषण। सुनील जी, आपका आखिरी कमेंट जानना चाहेंगे इस पूरे एपिसोड? यह मुद्दा बिल्कुल मरेगा नहीं। आप याद कीजिए यूजीसी के संशोधन का जब एक्ट आया था, वह मुद्दा भी आज तक जीवित है। उन्होंने चुप्पी साध कर उसको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी दलों को इस मुद्दे से उठे हुए वातावरण का यदि राजनीतिक लाभ लेना है, उस लाभ के लिए आपको एक राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने पड़ेंगे और लगातार करने पड़ेंगे।
ऐकिक नियम से आपको उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। लोगों के मन में आक्रोश है। राम के नाम पर, आस्था के नाम पर आपको राजनीतिक ताकत इस देश की जनता ने दी थी। उसी आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए आपको इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आप कुछ भी कर लीजिए। आपका अगर ये कहना है कि अखिलेश यादव से आपकी बात हुई, इनको ये चाहिए कि वो टेलीफोन नंबर ही बता दे कि इस नंबर पर उनसे बात हुई है, फिर ठीक आपको बात नहीं है। अखिलेश यादव से बात बने 900 बार बात करने की क्षमता पवन पांडे के पास नहीं है। अखिलेश यादव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो। सुनील बाबू, अखिलेश यादव ने, मैंने तो ये कहा कि अखिलेश यादव ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने पिताजी से 980 बार बात नहीं करी होगी मोबाइल। तो आपसे कह रहा हूं ना कि आप नहीं, और इस बात को हम छोड़ देते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि वो टेलीफोन नंबर बता दें लोग कि यह नंबर था अखिलेश यादव का और यह नंबर था रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव का, जिसपे दोनों के बीच बातचीत हुई। और ये भी सवाल उठता है कि भैया ये टिन्नू यादव जो है वो हार्डकोर आरएसएस का आदमी है, ट्रेनिंग लेता था, वहां उनके घर ही में सोता था, चंपत राय के घर में सोता था। इनके पास और लेकिन उसके पास क्योंकि यादव था वो, उसके अखिलेश यादव की बात सुनता था वो। मतलब इनके संघ में जो यादव हैं वो आदेश लेते हैं अखिलेश यादव से। या तो पिछड़े लोगों को, ललित जी, या तो पिछड़े वर्ग के लोगों को सोचना चाहिए कि वह भले बीजेपी के साथ खड़े रहे, माने जाएंगे अखिलेश यादव के ही आदमी, अखिलेश यादव। तो जैसा कि आपने देखा जो है कि हमारे दोनों विश्लेषकों का यह मानना है कि सबसे बड़ी चीज है कि चोरी हुई भी, वेदना भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लानत मलानत भी हो रही है, लेकिन हम तहकीकात भी करेंगे, भरोसा भी करेंगे, लेकिन जिम्मेदार कौन है उससे पूरी तरीके से पलटते हुए नजर आ रहे हैं, गोल मोल जवाब। और इसका एक सियासी फॉलोआउट ये है कि ये देखने वाली बात है कि जो पॉलिटिकल सर्कल में हल्ला था कि यूपी का इलेक्शन शायद पहले हो सकता है, अब भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर है और वो शायद जो है चुनाव को अपने तय समय पे ही कराए या कुछ आगे लेकर के जाए। तो इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि आपने द फेडरल देश को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।